हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आप लोगों के? आई थिंक आपके हाल बिल्कुल ठीक होंगे, बिकॉज मेरे हाल ठीक है तो आपके हाल बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हम लोगों के चैनल पे, हमारे चैनल पे। तो डायरेक्ट टैक्स की 4 क्लासेस हो चुकी हैं बेसिक्स की, आज 5th क्लास है हमारी। तो जानते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार फटाफट से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं पुराना जो जो हमने पढ़ा है, ताकि उसके बाद हम आगे मूव ऑन कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं सर। सबसे पहले क्लास में हमने पढ़ा क्या कि भैया जो इनकम टैक्स है, जो इनकम टैक्स है सबसे पहले हमने बात करी थी किसकी, टैक्सेशन की, टैक्स वर्ड आया कहाँ से। तो हमने जाना था कि जो टैक्स वर्ड है वो कहाँ से आया, सर लैटिन लैंग्वेज से आया। किस वर्ड से? टैक्स वर्ड से। ठीक है सर, जो टैक्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक डीटी और एक आईडीटी, यानी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सर ये क्या होता है? टैक्स क्या होता है? टैक्सेस लेविड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज और इनकम, ठीक है, विच इज कंपलसरी इन नेचर, यानी कि भैया आपको देना ही देना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप इसको अवॉइड कर सको। ठीक है, हालांकि आप टैक्स प्लानिंग वगैरह करोगे तो आप अपने टैक्स को बचा जरूर सकते हो। सर इंडिया में जो फॉलो किया जाता है वो फॉलो किया जाता है इनकम टैक्स 1961। हर साल फाइनेंस मिनिस्टर बजट डे की आती है, जो कि फाइनेंस बिल का पार्ट बन के किसका पार्ट बन जाता है? आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। ठीक है सर, ये किया क्यों जाता है भैया? रीफाइनेंसिंग के लिए, हमारी लोकल गवर्नमेंट्स को रन करने के लिए। ठीक है, कि भैया अमीर से पैसा लेंगे, गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं तो अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। तो हम अमीरों से लेते हैं टैक्स और गरीबों को देते हैं क्या? सब्सिडी। तो हमने इस बारे में जाना था। फिर सर सेकंड क्लास में हमने बात की थी क्या? सेकंड क्लास में सर हमने बात की थी किस चीज की? डायरेक्ट टैक्स की और इनडायरेक्ट टैक्स की। तो डायरेक्ट टैक्स क्या था सर? ऐसा टैक्स जो इंपोज किया जाता है सेम व्यक्ति के ऊपर और उसका बर्डन भी वही व्यक्ति बियर करता है, उसको हम बोलते हैं कि आपका डायरेक्ट टैक्स। और ऐसा टैक्स जो इंपोज किया गया किसी एक पर्सन के ऊपर, बट उसका बर्डन ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी अदर पर्सन के ऊपर, तो उसको हमने बोला था क्या? आपका इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि एग्जांपल था आपका जीएसटी। हमने एक चीज और जानी थी क्या कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो क्या होता है सर? आपका प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका बर्डन ऑफ टैक्स क्या होगा सर? बढ़ेगा। वेयर एज जैसे जैसे इनकम कम होती जाएगी बर्डन ऑफ टैक्स क्या होता जाएगा? आपका रिड्यूस होता जाएगा। हालांकि हमने इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जाना कि वो कैसा होता है नेचर में, रिग्रेसिव इन नेचर, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ते जाएगी आपके ऊपर जो टैक्स ऑफ बर्डन है, ठीक है, बर्डन का जो टैक्स है वो क्या होता जाएगा? आपका कम होता जाएगा। ठीक है, टैक्स ऑफ बर्डन नहीं, बर्डन ऑफ टैक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज सर, हमने बात की थी किसकी? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेशन की। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है क्या? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और उसके अंदर फर्दर 2 डिपार्टमेंट हमने बनाए हुए हैं, दैट इज सीबीडीटी एंड सीबीआईसी। सीबीडीटी क्या है सर? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एंड सीबीआईसी क्या? आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो हमने ये पढ़ा था सेकंड क्लास में। सर थर्ड क्लास में हमने जाना क्या? आपका असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर। सर फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो भी ईयर होता है दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज फाइनेंशियल ईयर। सिर्फ प्रीवियस ईयर और असेसमेंट क्या है? प्रीवियस ईयर की इनकम जो होती है टैक्सेबल होती है किसके अंदर? आपका असेसमेंट ईयर के अंदर। ठीक है, तो हमने इसके बारे में जाना था। और सर हमने एक एक्सेप्शन जाना था क्या? हमने एक एक्सेप्शन जाना था क्या? अगर आप लोगों को याद हो क्या एक्सेप्शन थी, देखना जरा कि भैया हमने ये जाना था कि भैया जो प्रीवियस ईयर है उसकी इनकम जो टैक्सेबल होती है कब होती है? इमीडिएटली नेक्स्ट, इमीडिएटली नेक्स्ट किसमें? असेसमेंट ईयर। मतलब जो पिछला प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स की जाएगी कब? जस्ट इमीडिएटली नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में। हालांकि हमने क्या पढ़े थे? इसके एक्सेप्शन पढ़े थे, यानी कि सर एक्सेप्शन बोले तो जैसे ही आपकी इनकम, जिस साल में आपकी इनकम अक्रू होगी उसी साल हम क्या करेंगे? उसको टैक्सेबल कर देंगे। पढ़ा था हमने, याद होगा। नॉन रेजिडेंट पर्सन है और वो क्या कर रहा है? शिपिंग का बिजनेस कर रहा है। कोई बंदा इंडिया छोड़ रहा है परमानेंटली या एक लंबे अरसे के लिए, लंबे पीरियड के लिए। सर कोई बॉडी जो बनाएगी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, या भैया कोई ऐसा पर्सन जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है टैक्स के अवॉइडेंस के लिए। ठीक है, और इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूअस बिजनेस। तो ये हमने पढ़े थे कि आपके एक्सेप्शन थर्ड क्लास के अंदर। फिर सर हमने बात करी थी क्या फोर्थ क्लास के अंदर किसकी, यानी कि लास्ट क्लास में हमने समझा था किसके बारे में? एसएससी, जो कि मेंशन्ड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। तो हमने क्या जाना था इसके अंदर? हमने 5-6 पॉइंट पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। एसएससी का मतलब क्या था सर? एनी पर्सन। आज हम इस पर्सन को बहुत अच्छे से डिफाइन करने वाले हैं। एनी पर्सन क्या है? एनी पर्सन बाय हुम एनी टैक्स इज पेबल। भैया किसी व्यक्ति ने अगर कोई टैक्स देना है इसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, तो भैया वो एसएससी है। उसने कोई भी सम ऑफ अमाउंट पे करना, इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी हो गया, तो भी वो एसएससी कहला जाएगा। सर जिसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही है इस एक्ट के अंदर पिछले साल के लिए या उससे पिछले साल के लिए, तो वो भी क्या? एसएससी है। कोई भी पर्सन जो भैया किसी और की इनकम के लिए एसएसएबल है, वो भी क्या? आपका एसएससी है। डीम्ड एसएससी याद है, दूसरे की इनकम के लिए, दूसरे की इनकम के लिए मेरा असेसमेंट किया जाएगा, वो क्या? आपका डीम्ड एसएससी। जैसे कि मैंने आपको बताया था किसके बारे में? माइनर की इनकम के बारे में। ठीक है, अब पर्सन हु इज एसएससी इन डिफॉल्ट। ठीक है, कि भैया आपने टैक्स काटना था, आपने टैक्स नहीं काटा, टीडीएस का एग्जांपल दिया था, तो भैया आप क्या कहलाओगे? एसएससी इन डिफॉल्ट। तो आज हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आज हमारी क्लास है कौन सी सर? हमारी क्लास है ये 5th। ठीक है, तो 5th क्लास में आज हम जानने वाले हैं किसके बारे में सर? एक डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। कौन सी? आज हम डेफिनेशन पढ़ेंगे पर्सन की, कि भैया पर्सन क्या होता है। 10 मिनट।
एक मिनट दीजिएगा जस्ट। चलिए सर, तो थोड़ा सा कुछ लैगिंग दिक्कत हो रहा था, तो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं, आपकी क्लास में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए सर, तो समझते हैं। आज हमने समझना है किसके बारे में सर? आज हमने जानना है पर्सन के बारे में कि भैया पर्सन की डेफिनेशन क्या है। तो एसएससी हमने समझ लिया, आज हम समझेंगे किसके बारे में? पर्सन के बारे में, जो कि मेंशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं जरा सर ये क्या है। ठीक है, देखो जरा सर, पर्सन का मतलब क्या बोल रहा है? कहता है सर द पर्सन, द टर्म पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। कहता है सर पर्सन के अंदर ये कुछ नीचे चीजें मेंशन है, कुछ नीचे लोगों के नाम मेंशन है। अभी हमने लास्ट क्लास में पर्सन जाना था एक आदमी सिर्फ। ठीक है, आज हम पर्सन को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले कि इस पर्सन के अंदर आता कौन कौन है। सबसे पहला बोलता है सर क्या पर्सन का मतलब क्या सर? सबसे पहले एक इंडिविजुअल। पर्सन के अंदर सबसे पहले बोलता है क्या सर? आपका इंडिविजुअल। ठीक है, तो भैया लिखते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे हम साथ साथ में। चलिए, तो सर जो पर्सन है, अरे चेंज का है नहीं हुआ। आज हम समझने वाले हैं किसकी डेफिनेशन? पर्सन की डेफिनेशन, जो कि किसके अंदर है? 31 के अंदर, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अंदर। ठीक, समझते हैं जरा सर क्या बोलता है। कहता है सर इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। कहता भैया इसके अंदर ये लोग आते हैं, कौन कौन से? सबसे पहला बोलता है क्या? एन इंडिविजुअल। एन इंडिविजुअल बोले तो सर आप, मैं, राम, श्याम, कोई भी ऐसा व्यक्ति विच इज क्रिएशन ऑफ गॉड। ठीक है, सिंपली मैं बोल सकता हूं क्रिएशन ऑफ गॉड। ठीक है, लिविंग थिंग, हम हम लोग, कोई भी इंसान, तो उसको हम बोल देते हैं कि आपका एक इंडिविजुअल। तो भैया एक बात क्लियर होगी कि पर्सन के अंदर क्या आता है? आपका इंडिविजुअल इंक्लूड होता है। सेकंड बोलता है सर हमारे पास क्या? कहता है सर HUF। HUF बोले तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, आप सिंपली ऐसा करना, मेरे ही इसमें आपको एक चैनल पे आपको एक वीडियो नजर आएगी HUF की। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक कॉमन वीडियो बना रखी है, हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, हर जगह उसकी डेफिनेशन सेम है, तो उसके लिए आप एक सेपरेट वीडियो देख सकते हो। तो इस पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, तो आप सीधे इसको जाके वहां से पढ़ सकते हो। हालांकि मैं आपको नोट से रीडिंग जरूर करवाऊंगा कि भैया HUF है क्या। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं। कहता है सर इंडिविजुअल का मतलब क्या है? द वर्ड इंडिविजुअल मीन्स अ नेचुरल पर्सन विच इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड, दैट इज ह्यूमन बीइंग। इंडिविजुअल इंक्लूड्स अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ध्यान रखना भैया, इंडिविजुअल के अंदर एक पर्सन जो अनसाउंड माइंड का, अनसाउंड माइंड को समझते हो भैया? दिमागी हालत से ठीक नहीं है। ठीक है, तो वो अनसाउंड माइंड का वो भी इंक्लूड होगा, और जो माइनर है यानी कि 18 साल से नीचे का, वो भी कैश में इंक्लूड होगा। ठीक है, ट्रस्टीज ऑफ अ डिस्क्रेडिटेड ट्रस्ट शैल बी एसेस्ड एन इंडिविजुअल। क्या लिखा? छोड़ दो, इंडिविजुअल के लिए फिलहाल आप इतना समझो कि इंडिविजुअल का मतलब क्या सर? ह्यूमन बीइंग है, नेचुरल पर्सन है। बात करता हूं आगे सर, HUF क्या बोलता है? कहता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑन विच हिंदू लॉ अप्लाइज कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स lineally descended from a common ancestor and includes their wives and unmarried डॉक्टर। भैया HUF होता क्या? सिंपली मैं अंबानी की फैमिली की बात करता हूँ, या रतन टाटा की फैमिली की बात करता हूँ, टाटा की फैमिली की बात कर रहा हूँ, ये HUF का पार्ट है भैया। समझ रहे हो? बाप दादाओं ने बनाया और उसके साथ साथ ये क्या कर रहे हैं? उसका पार्ट बनते हो जा रहे हैं। तो इसको आपको ज्यादा डिटेल में समझना है तो भैया ये जो HUF है इसके लिए सेपरेट वीडियो, वहां पर जाओ, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझ आ जाएगा। तो इसलिए मैं ज्यादा वक्त यहाँ पर वेस्ट नहीं करूंगा, HUF वहां से कवर कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं सर ओनली दोज अनडिवाइडेड फैमिलीज आर कवर्ड हियर टू विच हिंदू लॉ अप्लाई। ध्यान रखना, जिसके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई होता है सिर्फ उन्हीं HUF की यहां पर हम बात कर रहे हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड जैन एंड सिख फैमिलीज। Once a family is assessed as Hindu undivided family, it will continue to be assessed such till its partition। ध्यान रखना, अगर एक फैमिली को आपने HUF का दर्जा दे दिया तो भैया जब तक आपका पार्टीशन नहीं होगा, जब तक आप लोग अलग अलग नहीं होगे, आपकी फैमिली अलग अलग नहीं होगी, तब तक आपको हमेशा के लिए क्या माना जाएगा सर? HUF माना जाएगा, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली माना जाएगा। हाँ या ना? आगे सर नेक्स्ट बोलता है क्या सर? नेक्स्ट इंक्लूड होगा इसके अंदर कौन? आपका कंपनी। क्या इंक्लूड होगा सर? आपका कंपनी। क्या इंक्लूड होगा सर? आपका कंपनी। तो कंपनी को भी जान लेते हैं, हालांकि आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, आप कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, सॉरी कॉर्पोरेट अकाउंट्स के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, नॉर्मल अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ा होगा, 11वीं 12वीं के अंदर भी पढ़ा होगा। ठीक है, फिर भी हम समझते चलते हैं। कहते हैं सर कंपनी मीन्स कोई भी इंडियन कंपनी। ठीक है सर, इंडियन कंपनी क्या है मैं आपको बता देता हूँ सर, कंपनी की डेफिनेशन बता देते हैं।
सर कंपनी मीन्स जो भैया इन आपका कंपनीज लॉ कहता है, कंपनीज एक्ट कहता है 2013, कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, अगेन कंपनी के लिए भी प्रॉपर आपको ऊपर आई बटन नजर आ रहा होगा, वहां पर मैंने आपको कंपनी के लिए प्रॉपर एक वीडियो दे दी है, तो कंपनी आप वहां से समझ सकते हो। तो भैया इसके अंदर क्या होगा, सारी की सारी इंडियन कंपनी जो है इसमें इंक्लूड होगी, समझ गए। तो कंपनी की डेफिनेशन जो हमें दी हुई है वो कह दी हो, कोई भी ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है किसके अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, या उससे पहले कंपनीज एक्ट या कंपनीज लॉ जितने भी रहे उसके अंदर रजिस्टर्ड है, तो भैया उसको हम क्या बोल देंगे, आपका बेसिकली कंपनी बोल देंगे। इतना सा आप लोगों ने समझना है। ठीक है, बाकी आपको ज्यादा डिटेल में जानना है भैया, आपको एक वीडियो मिल जाएगी सेपरेट कंपनी के ऊपर, आई बटन नजर आ रहा होगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। आगे, एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट अंडर लॉज ऑफ फॉरेन कंट्री। ठीक है भैया, कोई भी जो बॉडी कॉर्पोरेट है बाहर के लॉ के हिसाब से रजिस्टर्ड हुई है, वो भी क्या आपका कंपनी का पार्ट है। एनी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन और बॉडी विच इज और वाज एसेसेबल और वाज असेस्ड एज अ कंपनी फॉर एनी असेसमेंट ईयर ऑन और बिफोर अप्रैल 1970। 1970 से पहले अगर आपने किसी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, बॉडी को एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या हम जानेंगे, आपने अगर उसको कंपनी माना तो भी आज भी उसे आप क्या मानोगे, कंपनी मानोगे। एनी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन और बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वेदर इंडियन और नॉट, चाहे इंडिया की हो चाहे नहीं हो, विच इज डिक्लेयर्ड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सीबीडीटी टू बी अ कंपनी। अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने किसी को बोल दिया कि भाई तू कंपनी है, तो भैया वो क्या कहलाएगी, कंपनी कहलाएगी, चाहे वो कंपनी हो या ना हो। कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर उसको बोल दिया भाई तू कंपनी है, किसी ने रजिस्टर करवाया किसी इंस्टीट्यूशन को एनजीओ के तौर पे, बट वो आता है सीबीडीटी आता है, कहता है नहीं तू प्रॉफिट कमा रहा है, तेरे को आज के बाद हम कंपनी बोलेंगे, तो भैया वो क्या कहलाएगा, आपका कंपनी कहलाएगा, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कहलाएगा, है ना। ठीक है, तो ये आप रीड कर लेना इंडियन कंपनी, हालांकि मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दे रहा हूं तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी रीड कर लेना, फॉरेन कंपनी आप लोग रीड कर लेना। हाँ यार, कहते हैं सर कंपनी इन विच पब्लिक आर सफिशिएंटली इंटरेस्टेड, ये टाइप्स ऑफ कंपनीज है, तो नॉर्मल आप रीड कर सकते हो, इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम सर नेक्स्ट बात करते हैं, क्या आपका नेक्स्ट बात करते हैं, क्या कंपनी की बात होगी, अब हम बात करें किसकी सर, फर्म की। फर्म बोले तो अगेन पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है सर, पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है। अगेन आपको आई बटन दिख रहा होगा, तो भैया ये भी आपको यहीं से कवर करना है, तो ये हमारी वीडियो क्या रहेगी, शॉर्ट रहेगी। ठीक है, तो एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं। कहता है एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप मींस रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन who have agreed to share profit of the business carried on by or any of them acting for all। कोई भी ऐसा बिजनेस जहां पर भैया मिनिमम दो लोग होते हैं, जिन्होंने अग्री किया कि हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को बांटेंगे आपस में। ठीक है, और वो एक दूसरे के बिहाफ पे काम करेंगे। क्या लिखा है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि सर यहां पर एक रिलेशनशिप होता है किसका, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। सर ये क्या है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, समझना जरा। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड। ठीक है, जेड किसी काम से कहीं बाहर गया हुआ है, आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ कंट्री, वटएवर। ठीक है, बाहर गया हुआ है, तो भैया एक्स और वाई जो भी काम करेंगे, जेड भी उसके लिए क्या रहेगा, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। यानी कि जब जेड बाहर है तो एक्स और वाई क्या है, इसके लिए क्या हो जाएंगे, एजेंट हो जाएंगे, और जेड क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। समझ रहे हो, यानी कि भैया जेड के बिहाफ पे कौन काम कर रहा है, एक्स और वाई। तो हो सकता है ये तीनों के तीनों काम करे, देखो जरा, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो तीनों की तीनों काम कर लो, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या एक व्यक्ति या दो व्यक्ति काम कर लो बाकियों के बिहाफ पे। जैसे एक्स और वाई जो भी काम करेगा उसके लिए एक्स भी रिस्पॉन्सिबल, वाई भी रिस्पॉन्सिबल और जेड भी रिस्पॉन्सिबल। बोलो समझ आता है क्या, है ना जी सर, बिल्कुल समझ आता है। कहता सर a partnership firm is a separate taxable entity apart from its partner in income tax a limited liability shall be treated as par with firm। क्या लिखा हुआ छोड़ दो अभी के लिए, अभी हमने जो डेफिनेशन समझ ली है वो समझ ली किसकी, आपकी फर्म की। तो हमने फर्म समझ ली, है ना। चलिए सर आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा क्या, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जब बहुत सारे लोग मिलकर इकट्ठा एक साथ आते हैं, दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। समझते हैं जरा इस बात को भी, ये क्या कहना चाह रहा है, देखो जरा। कहता है सर एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन मींस अ ग्रुप ऑफ पर्सन, चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, हु जॉइन टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस। समझो जरा। सर मेरी एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, आप कोई हो मिस्टर ए, आपके साथ है कोई मिस्टर बी, तो इन तीनों ने एक पार्टनरशिप की। किसने, XYZ ने, मिस्टर ए ने, मिस्टर बी ने, और एक HUF फैमिली उठा लो फॉर एग्जांपल।
ठीक है। इन चारों ने मिलकर क्या करा, एक कॉन्ट्रैक्ट करा पार्टनरशिप का। तो इन चारों की इस पार्टनरशिप को बेसिकली हम क्या बोल देंगे, आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन। समझ गए? यानी कि पर्सन की डेफिनेशन के अंदर, पर्सन की डेफिनेशन के अंदर ये जो भी लोग कवर हो रहे हैं, जो भी लोग कवर हुए, इन सबको मिला के अगर हमने एक ग्रुप बनाया तो उसको हम बोलते हैं क्या, बेसिकली आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बोलो समझ आता है क्या? आया ना, आया ना। चलते हैं सर। इट इज, देखो जरा, एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन कैन नॉट बी टर्म्ड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कहता भैया सारे ग्रुप को आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इट इज ओनली व्हेन दे एसोसिएट देमसेल्फ इन एन इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी देन दे बिकम एओपी। ध्यान रखना, मुद्दा क्या होना चाहिए, टॉपिक क्या होना चाहिए, भैया हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे। अगर प्रॉफिट कमाना पर्पस नहीं है, इनकम प्रोड्यूस करना पर्पस नहीं है, तो भैया वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं। ध्यान रखना, इन चारों ने मिलके एक एनजीओ बनाया, क्या प्रॉफिट कमाना इनका ऑब्जेक्टिव है सर? नहीं, तो भैया एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं कहलाएंगे। समझ गए? वेयर एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मीन्स अ ग्रुप इंडिविजुअल ओनली हु जॉइन टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस वेदर और नॉट फॉर इनकम। वेयर एज सर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब इंडिविजुअल जब मिलके ग्रुप बनाते हैं, दैट इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। आया ना, आया ना। फॉर एग्जाम्पल देखना जरा, co-heirs, co-donee, etc. joining together for a common person or action would be chargeable as an AOP or BOI. In case of income of AOP, the AOP alone shall be taxed and the members of AOP cannot be taxed individually in respect of income of the AOP. मतलब क्या कह रहा है भाई, इन चारों ने मिलके एक इनकम कमाई 1 लाख रुपया, इस 1 लाख पे जो भी टैक्स रेट है हमने टैक्स पे कर दिया, तो ये 1 लाख रुपए इन लोगों में बटा होगा। फॉर एग्जाम्पल 25-25 हजार रुपए बढ़ गया, तो जो 25 हजार रुपए ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, किसी को भी मिलेगा, ये इनके हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 लाख पे हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, टैक्स दे चुके हैं भाई। 1 लाख पे ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, टैक्स दे चुके। तो एक ही इनकम को 2 बार थोड़ा ना टैक्स करोगे। समझ गए? तो एक ही बार टैक्स होगा, जो एओपी के हाथ में टैक्सेबल हो गया वो किसी इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। बोलो हाँ या ना? समझ आता है क्या? बोले सर। जी सर, हमको बिल्कुल समझ आता है। नेक्स्ट वन इज लोकल अथॉरिटी, पंचायत। सिंपल सा एग्जांपल देखो जरा, एज पर सेक्शन 331 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट, अ लोकल अथॉरिटी मींस अ म्युनिसिपल कम्युनिटी। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर, पंचायत, कैंटोनमेंट बोर्ड और एनी अदर अथॉरिटीज लीगली एंटाइटल्ड टू और इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट विद द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल और लोकल फंड। आपके हाथ में लोकल फंड दे दिया, आपको कंट्रोल कर रहे हैं और किसी ने दिया आपको, ये गवर्नमेंट नहीं दे, तो आप क्या हो, लोकल अथॉरिटी हो। ठीक है। आगे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये कैसा? देखो जरा, कहता विच आर नॉट नेचुरल पर्सन, हैज सेपरेट एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ, मे नॉट बी डायरेक्टली शूड इन अ कोड ऑफ लॉ बट दे कैन बी शूड थ्रू पर्सन मैनेजिंग देम। समझो जरा, समझो जरा। सर आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो वो क्या है सर? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। खत्म कर। समझ गए? कौन सा है आर्टिफिशियल? सर ये ऊपर जितनी भी कैटेगरीज है जो हमने पढ़ा, ठीक है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, इनके अंदर कवर नहीं हुआ, तो जो भी बचेगा वो किसके अंदर कवर कर देंगे हम? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के अंदर। बोलो समझ आता है कि नहीं? हाँ। तो सर यहाँ पर हमारी डेफिनेशन खत्म होती है किसकी? आपकी पर्सन की। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हो। तो आज की क्लास में हमने जाना क्या, पर्सन की डेफिनेशन, और पर्सन को हमने क्या बोला सर, क्या क्या इंक्लूड होता है पर्सन के अंदर। पर्सन की डेफिनेशन ही क्या कहता है? इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। पहला, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। बोल भारत माता की जय। समझ आता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? समझ आता है सर? तो फिर इसी बात पे आपके लिए छोटा सा होमवर्क, इसी बात पे एक छोटा सा होमवर्क ये रहा सर, डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। तो भैया आपने क्या करना है, अगली क्लास में उसको रेडी करके रखना है और देखना है कि आपके आंसर सही आते हैं। तो इसमें से आपको कैटेगराइज करना है कि इसमें सर वो फॉर्म है, इंडिविजुअल है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कंपनी है, लोकल अथॉरिटी है, या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, या एचयूएफ का पार्ट है। समझ गए? तो ये क्वेश्चन है, आपको घर से करके लेके आना है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय। इसका सॉल्यूशन आपको अगली क्लास में मिलेगा। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ठीक है? क्योंकि जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा समझ आएगा और जितना समझाएंगे तो ऑटोमेटिकली समझ आएगा। ठीक है? तो अगली क्लास के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।